Hello. Okay. So good morning, everyone. Good morning. तो हम लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर्स में एंड अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की। हम लोगों ने बैकग्राउंड चेक किया, देन कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, देन फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे कंपनी के। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ा था कंपनी का। तो एक जो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है कंपनी लॉ से रिलेटेड वो हम लोगों ने खत्म कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। यस और नो? यस सर। इस क्लास के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक बार हेडिंग लगाइए कॉपी के अंदर, टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो कुछ आइडिया है? आज से पहले कुछ सुना है अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज? एनीवन? हाँ, क्या क्या मालूम है अपन को, या क्या क्या सुना है अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में? यस, बताइए सर। व्हाट ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनी दैट वी नो? प्राइवेट कंपनी, देन पब्लिक कंपनी, देन कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, और डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, और निधि कंपनी, और सेक्शन 8 कंपनी। ओके, और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और कुछ? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या होता है? विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके, चलो तो स्टार्ट करिए, हेडिंग लगाइए नोटबुक के अंदर, टाइप्स ऑफ कंपनीज। लिखा सबने? कंपनी वर्ड का क्या मीनिंग था? कंपनी का मतलब क्या था? तो कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है आपको सेक्शन 2, सब सेक्शन बोलने से मना किया था मैंने। ठीक है, हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डेफिनेशन था? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ठीक है, दिस वाज द डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ कंपनीज देखना, कोई भी कंपनी को अपन बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। कोई भी कंपनी को अपन बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। इट कैन आइदर बी अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन है, नॉट क्वालिफिकेशन, बेसिक जो क्लासिफिकेशन है कंपनीज का, वो दो टाइप्स में हो सकता है, दो बेसिस पे हो सकता है। या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। फिर इसके अलावा आप जितने भी अदर टाइप सुनते हो ना, होल्डिंग सब्सिडरी या ओपीसी या एसोसिएट या गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये सब जो आप सुने हो या बोले हो, दीज ऑल कंपनीज विल आइदर बी अ प्राइवेट और पब्लिक। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो लिखोगे, एक लाइन लिखिए फटाफट से सब लोग। लिखिए, बेसिकली any company can be of two types. Basically any company can be of two types. It can either be a private company, it can either be a private company, or it can be a public company.
बोला बेसिकली कोई भी कंपनी दो टाइप का होगा, या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या क्या आइडिया है अपन को, फाउंडेशंस में तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा। क्या क्या आइडिया है अपन को प्राइवेट कंपनीज के बारे में? एनीवन? बोलना स्टार्ट करो ना। क्या होता है? मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ओके, व्हाट एल्स? जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ओके, और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना? 0 है। ओके, व्हाट एल्स? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम 15। However, they can be increased beyond 15 by passing a special resolution. Okay, what else we know? चलिए देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 68। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। सर क्या अपन को सेक्शन नंबर याद रखना है? आंसर इज यस। ठीक है, सेक्शन नंबर अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी। डेफिनेशन किससे स्टार्ट हो रहा है? मींस। इसका मतलब कि डेफिनेशन का नेचर क्या है? एक्सक्लूसिव। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बोला सिर्फ वही प्राइवेट कंपनी होगा। यहाँ पे जो बोला सिर्फ वो ही प्राइवेट कंपनी होगा। तो क्या बोल रहे? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग सच minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restrict the right to transfer its shares and except in case of OPC limits the number of its members to 200। डेफिनेशन का एनालिसिस करते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा कितना? जितना प्रेस्क्राइब किया गया है एक्ट में। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसा कोई कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा कितना? जितना प्रेस्क्राइब किया गया है बाय द एक्ट। और एक्ट में कितना प्रेस्क्राइब किया गया है? जब ये क्लास हो रही है, इस क्लास जिस डेट को ये क्लास हो रही है उस डेट तक क्या है मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट? 0। ऐसा क्यों किया गया? मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी के लिए 0 है, ऐसा क्यों है? देयर मस्ट बी सम रीजन, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। कितने 0 है, क्यों? इसलिए so as to promote the so as to promote the ease of doing business. Minimum paid up capital requirement for a private company is 0. A private company can be incorporated even with 0 capital. ऐसा इसलिए so as to promote the ease of doing business, so as to ensure that more and more private companies will be incorporated. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? So as to promote the entrepreneurship, ये भी हो सकता है। लिखो ये 2 रीजन और, 2 रीजन और लिखो। पहला रीजन तो क्या हो सकता है? टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पहला। दूसरा लिखिए टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? ये क्लियर सबको? हाँ, ओके। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अपन इंट्रोडक्टरी लेक्चर जब किया था तब भी वहां पे देखा था कि प्राइवेट कंपनी क्या कर सकता है, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ना, ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फिर वहां पे एक क्वेश्चन भी तुमसे पूछा गया था that whether a private company can impose absolute restriction on the transferability of shares. Answer will be no. Absolute restriction नहीं लगा सकता, however certain restriction can be imposed by a private company on the transferability of shares
in order to protect the interest of the company as a whole. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये क्या होने चाहिए बेटा, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ठीक है, रादर देन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, क्या होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए रादर देन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद पढ़िए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे वो कितने, 200। ऐसा क्यों बोला एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी? ऐसा इसलिए बोला गया बिकॉज ओपीसी इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज, लिखो, बिकॉज ओपीसी इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड ऑफ, OPC is also one of a kind of private company। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि OPC भी one of a kind of private company है। OPC is also one of a kind of private company। Is it clear? तो तीन चीजें पता चली, प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 0, कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना, 200, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause will be treated as single member। ये भी अपन लोगों ने चेक किया हुआ है कि अगर कोई जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स है, जॉइंट होल्डर्स का मतलब एक से ज्यादा लोग मिलकर के एक शेयर खरीद रहे, जॉइंट होल्डर्स का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर के एक शेयर खरीद रहे। तो अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो उनको कितना कंसिडर किया जाएगा, 200 का कैलकुलेशन करते समय उनको क्या माना जाएगा, 1। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अभी अपन लोगों ने देखा कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200, लेकिन जब 200 का काउंटिंग कर रहे हैं और उस कंपनी में अगर कोई जॉइंट होल्डर्स है तो जॉइंट होल्डर्स को शैल बी कंसिडर्ड एज 1। सर ऐसा भी हो सकता है, मान लो 4 लोगों ने मिलकर के एक शेयर खरीदा है, ऐसा होता है क्या? हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, 4 लोगों ने मिलकर के एक शेयर खरीदा, तो इनको 4 काउंट करें या एक काउंट करें, एक ही काउंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 200। यस और नो? नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट person who are in the employment of the company and the person who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be the member after the employment ceased shall not be included in the number of members and prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के केस में कितना बोला, 200, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, जब ये 200 का काउंटिंग करेंगे ना, जब ये 200 का काउंटिंग कर रहे हैं तो किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? पहले बोला कि जॉइंट मेंबर्स को एक मान रहे, है ना, जॉइंट मेंबर्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 प्लस ऐसे मेंबर्स, बोलो ऐसे मेंबर्स हु आर स्लैश, बोलो हु वर, दोनों में क्या डिफरेंस है? हु आर का मतलब जो है, हु वर का मतलब जो थे। ऐसे मेंबर्स हु आर और हु वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, ऐसे मेंबर्स हु आर और हु वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी shall be excluded, है ना, shall be excluded for the purpose of calculation of 200। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
तो सर नहीं समझ में आया सर, वो जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए, क्या उनको मेंबर भी नहीं बोलेंगे? मेंबर बोलेंगे, दे आर द मेंबर्स, बट दे शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 200। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर एम्प्लॉय कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा सर? बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी कैन बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग द an employee of company can become the member of company by purchasing the shares of the company. Is it clear? और ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कंपनी का मेंबर है, या ऐसा कोई मेंबर जो कंपनी का एम्प्लॉय था, सुनना ध्यान से, ऐसा कोई मेंबर जो कंपनी का एम्प्लॉय है या ऐसा कोई मेंबर जो कंपनी का एम्प्लॉय था, shall not be counted for the purpose of calculation of 200। लेकिन क्या वो मेंबर हैं कंपनी के? यस, मेंबर्स तो हैं, लेकिन उनको 200 के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लाइन क्या बोला? प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस होता है। रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? प्रोहिबिट। अगर तुमने एग्जाम में लिख दिया रिस्ट्रिक्ट, योर आंसर इज रॉन्ग। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस आप वो काम कर सकते हो। प्रोहिबिशन का मतलब आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्या है? प्रोहिबिशन। इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो प्राइवेट कंपनी के बारे में कितनी चीजें पता चली? सबसे पहले एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है? 0। एक ऐसा कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना? 0। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी कितना होता है? 1। कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। Such companies are prohibited from inviting any funds through issue of securities to the जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते किसी भी नाम से। और कुछ देगा? जब 200 का कैलकुलेशन करेंगे तो जॉइंट होल्डर्स को क्या काउंट करेंगे? 1। एंड ऐसे मेंबर्स जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय थे शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 200, ऑल्दो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द मेंबर, लेकिन 200 के काउंटिंग से बाहर रहेंगे। इज इट क्लियर सबको? ओके देखिए, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ये तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट प्रोवाइड restrictions on the transferability of shares. However, the article cannot impose prohibition. तो वही बात आ गई कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं लग सकता। In other words, there cannot be a complete ban on the transfer of shares, and the restrictions must be applied uniformly on all the members of the company. जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया ना कंपनी ने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के लिए, वो रिस्ट्रिक्शंस सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? Those restrictions must be on uniform basis. Those restrictions must be on uniform basis. Clear है? In other words, the article must not discriminate between the members regarding their right to transfer the shares. Generally, the articles of a private company contains the following grounds restricting the transfer of shares. Pehla, when the shares being transferred are partly paid up and the transferee is an insolvent or minor, such transfer shall not be allowed. देखो, पहले तो मैंने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी क्या कर सकता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। प्राइवेट कंपनी कैन इंपोज
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर? ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यही बताया, ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। फिर नेक्स्ट तुमको बताया जा रहा है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस के। तो पहला, प्राइवेट कंपनी बोल सकता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। पास में आ रहा है क्या? पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। फिर प्राइवेट कंपनी बोल सकता है कि ट्रांसफरी मस्ट नॉट बी एन इंसॉल्वेंट और माइनर। इज इट क्लियर? इसके अलावा कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है क्या कंपनी? इसके अलावा कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है क्या प्राइवेट कंपनी? आंसर इज यस। ये तो कुछ ग्राउंड्स हैं जो प्रोविजंस ऑफ लॉ में स्पेसिफाइड है। क्या इनके एडिशन में प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? आंसर विल बी यस। सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ होल। ये क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। वेयर अ मेंबर इंटेंड्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स, he shall give a notice to the company of his intention to transfer such shares. If no existing member is willing to purchase such shares, only then the members can transfer his shares to any person of his choice. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? लिखिए एक लाइन। when the member when a member of a private company when a member of a private company is willing to transfer when the member of a private company is willing to transfer his or her shares his or her shares, then such shares such shares must be then such shares must be first offered to the existing members of the company. Then such shares must be offered to the existing members of the company. And if none of the existing member and if none of the existing members shows interest in purchasing these shares and if none of the existing members shows interest in purchasing these shares then such shares can be transferred to any person in accordance with the choice of the transferor in accordance with the choice of the transferor in accordance with the choice of the transferor. ठीक है सर? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सिचुएशन, एक और पैराग्राफ लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। सिचुएशंस in which member shall not be entitled to transfer his shares.
situations in which member shall not be entitled to transfer his shares. ठीक है, अब सिचुएशन में लिखिए पहला, when the company, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, when the company has exercised, when the company has exercised any right of lien. सर ये राइट ऑफ लीन क्या होता है? When the company has exercised any right of lien on the shares. सर ये right of lien क्या होता है? Anyone? Have you ever heard this term right of lien? क्या होता है? जब्त करना. ओके तो देखो राइट ऑफ लीन क्या होगा समझना. दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, पार्टी ए एंड पार्टी बी, है ना. तो जब दो पार्टी ने एग्रीमेंट किया, दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होगा, दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होगा. मान लो फर्स्ट पार्टी हैज ऑलरेडी फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, है ना. फर्स्ट पार्टी हैज ऑलरेडी फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड सेकंड पार्टी is yet to fulfill his or her part of obligation. एंड फर्स्ट पार्टी के पास सेकंड पार्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी गुड्स है या कोई भी एसेट्स है, सेकंड पार्टी को जो बिलोंग करता है, तो फर्स्ट पार्टी उसके ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है. क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है. वो बोल सकता है किसको? सेकंड पार्टी को, कि until and unless second party fulfills his or her part of obligation arising under the agreement, मैं आपका एसेट्स फ्री नहीं करूंगा. एक एग्जांपल, ऑडिटर्स जो होते हैं ना कंपनी के, दे हैव राइट ऑफ लीन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. मान लो कि मुझे किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया, ठीक है. जब ऑडिटर अपॉइंट किया गया होगा तो ऑडिट फीस डिसाइड हुई रहेगी. ये सुनो, अब ऑडिट करने के लिए आई विल बी in need of the books of accounts and financial statements as well as various other documents related to the company. तो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास पड़ा है, फाइनेंशियल्स मेरे पास पड़े हुए हैं और दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, जिसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ? ऑडिट प्रोसेस कैरी आउट कर रहा हूँ. मैंने ऑडिट प्रोसेस कैरी आउट किया और मैंने ऑडिट ओपिनियन दिया. तो जो ऑडिट ओपिनियन मैंने दिया वो कंपनी को समझ में नहीं आया, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वहाँ पे. तो मुझसे लड़ रहे, बोलते कि हम आपको ऑडिट फीस पे नहीं करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जब उन्होंने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया रहेगा, एग्रीमेंट है हमारे बीच में, आई विल बी डूइंग द ऑडिट एंड दे विल बी पेइंग द ऑडिट फीस. या सुनो, उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, जब तक मेरे ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं उन डॉक्यूमेंट्स पे क्या कर सकता हूँ? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता हूँ. इज इट क्लियर? मेरी कार खराब हो गई, मैंने गैरेज में उसको ठीक होने के लिए दिया, ठीक है. एग्रीमेंट है हमारे बीच में, जो गैरेज वाला है उसको कार ठीक करके देना है और मुझे उसको क्या करना है? पेमेंट करना है. ये सुनो, पेमेंट करना है. उसने कार ठीक कर दी, वो मुझसे पेमेंट मांगता है 5,000 रुपये. मैं बोलता हूँ किस बात के 5,000, इसके तो 500 भी नहीं बनते. वो बोलता है लगेगा तो पूरे 5,000. जब तक मैं उसके 5,000 नहीं दे देता, वो क्या कर सकता है? जो एसेट्स उसके पोजीशन में है उसके ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है. आई होप ये जो टर्म है राइट ऑफ लीन ये आपको क्लियर है. तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करने के लिए सबसे क्रूशियल एलिमेंट क्या है मालूम है? दैट एसेट शुड बी इन द पोजीशन. those assets should be in the possession of the person who is going to exercise right of lien. is it clear? तो अगर कंपनी का कोई अमाउंट बनता है, कोई अमाउंट ड्यू है अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो वो केस में कंपनी क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है. और एक बार अगर कंपनी ने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया तो member won't be able to transfer his or her shares. Is it clear सबको? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसी में.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, where the transfer, where the instrument of transfer of shares where the instrument of transfer of shares is not complete or unstamped, where the instrument of transfer is not complete or unstamped. लिखा सर, ये भी समझ में नहीं आया, तो देखो होता क्या है। देखिए, खैर आज के टाइम में तो नहीं होता ये सब चीज़ें, पहले होता था। आज के टाइम में भी छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी के केस में हो सकता है। मान लो कि एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी का ये मेंबर है मिस्टर ए, है ना, होल्डिंग 1000 शेयर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये चाहता है ये 1000 शेयर्स को ट्रांसफर करना, बेचना टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी। तो ये शेयर इसको ट्रांसफर करेगा ना, बेचेगा ना, तो बेचने के लिए ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा जहाँ पे मिस्टर ए एग्री करेगा टू डिलीवर दी शेयर्स और टू ट्रांसफर दी शेयर्स, एंड बी विल एग्री टू पे दी प्राइस फॉर दी शेयर्स, यस और नो। इन दोनों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया जाएगा एग्रीमेंट के तहत, जिसको अपन बोलते हैं शेयर ट्रांसफर डीड, ठीक है। अब ये शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर सारी डिटेल्स होंगी, प्लस इसके ऊपर ना स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट होगा। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी अगर डिटेल मिसिंग है, किसके अंदर, शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर, या प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ मतलब मान लो कि 10 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी पेबल था, आपने 1 भी रुपए नहीं पे किया तो भी इम्प्रॉपर है। 10 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी पेबल था लेकिन आपने सिर्फ 9 रुपए पे किए तो भी अनस्टैम्प्ड है। प्रॉपर पेमेंट का मतलब 10 का पेमेंट बनता था और पूरे 10 रुपए पे किए गए। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो बोला कि अगर शेयर ट्रांसफर के टाइम पे शेयर ट्रांसफर डीड में इंफॉर्मेशन इज मिसिंग या इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट और स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट ड्यूली पेड, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ऑन दी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, shares were allotted when the shares were allotted by the company to its employee, when the shares were allotted by the company to its employee, then such employee can transfer the shares, then such employee can transfer the shares only to the such employee can transfer the shares only to the existing member of the company. Such employee can transfer the shares only to the existing member of the company. Is it clear? तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक प्राइवेट कंपनी लगा सकता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर कंपनी ने कोई शेयर्स अपने एम्प्लॉय को इशू किए हुए और अगर वो एम्प्लॉय शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा
that he or she can transfer the shares only to the existing members of the company. फिर एक पॉइंट और रह गया, देखिए, where a member intends to transfer his shares at a price mutually agreed between him and the buyer of these shares, such transfer shall not be made except at the price determined by the auditor of the company or by the members in the general meeting. इसका मतलब लिखिए पॉइंट, लिखिए, if the company नहीं, if the members of company, if the members of the company have already decided, have already decided the price, if the members of a company, members of a private company, more specifically अगर आप लिखे तो, if the members of a private company have already decided the price, have already decided the price at which, have already decided the price at which shares are to be transferred, have already decided the price at which shares are to be transferred, shares are to be transferred from one person to another person or from one member to another person. Then such transfer then such transfer can be made then such transfer can be made only at the agreed price, then such transfer can be made only at the agreed price. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जब कंपनी के मेंबर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है बाय वे ऑफ अ रिजोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग कि इन केस अगर कंपनी का कोई भी मेंबर किसी को भी शेयर ट्रांसफर करेगा तो क्या प्राइस पे ट्रांसफर होगा वो शेयर, ठीक है? तो प्राइस जो चार्ज करोगे आप ट्रांसफर के केस में, इट शुड बी द सेम प्राइस, otherwise the transfer is restricted. Is it clear? Is it clear? चलो फिर से एक बार, private company means a company which is a minimum paid up capital as may be prescribed by the government, not by the articles. Articles लिखते हो गलत हो जाता है. minimum paid up capital requirement कितना है? 0. then which can restrict the transferability of shares. अब ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सब अपन लोगों ने डिस्कस किए. क्या इसके अलावा कोई और एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? आंसर इज यस. वो कहां पे मेंशन होगा? कंपनी के आर्टिकल्स में, ठीक है? फिर अपन ने देखा सच कंपनी कैन नॉट इनवाइट एनी फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय वे ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज और इवन बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ और चीजें जो मिसिंग है वो लिख सकते हो. The name of a private company shall end with the word PVT Limited. तो ये लिख लो. अच्छा, एक चीज और समझना, ये जो तुम लोगों को नोट्स दिया गया ना, इसके साथ ना एक कॉपी मेंटेन करना, कंपनी लोगों का एक नोटबुक भी मेंटेन करना. तो क्या होगा, इसमें तो आपको बेयर प्रोविजंस दिया हुआ है ना, तो इंटरप्रिटेशन काफी बार लिखवाऊंगा तो आप क्या करना, ऐसे नोट करके रखना. जैसे तुम्हारे नोट्स का पेज नंबर 9 है, जो पेज नंबर 9 के रिलेशन में जो भी चीजें मैंने लिखवाई है ना, वहाँ पे कॉपी पे हेडिंग में लगा दो पेज नंबर 9 का इंटरप्रिटेशन. फिर नेक्स्ट पेज नंबर 10 में जो भी चीजें लिखवाई हैं वैसे. तो जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो नोट्स भी लेकर के बैठो और कॉपी भी लेकर के बैठो. कॉपी लेकर के बैठोगे तो जल्दी याद होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी शैल एंड विथ पीवीटी लिमिटेड. लिखिए, नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी शैल एंड विथ द वर्ड पीवीटी लिमिटेड. लिखा? उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15. ये भी लिख लो. minimum number of directors 2, maximum number of directors 15. However,
However, private company, private company can increase the maximum number of directors. However, private company can increase the maximum number of directors beyond 15, beyond 15 by way of passing a special resolution, by way of passing a special resolution in the general meeting of the company, by way of passing a special resolution in the general meeting of the company. ठीक है जी सर. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 2. मैक्सिमम कितने? 200. 200 काउंट करते समय किस किस को एक्सक्लूड करना है? जॉइंट होल्डर्स को एक मानेंगे एंड all the members who are in the employment or who were in the employment of the company shall be excluded for the purpose of counting 200. is it clear? लेकिन जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं समझना, एम्प्लॉइज जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ऑल्दो उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं 200 के काउंटिंग से, बट वेदर दे विल बी कॉल्ड एज द मेंबर, यस. वेदर दे विल बी गेटिंग द मेंबरशिप राइट्स, यस. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाओगे डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 2 क्लॉज 68 है ना. सेक्शन 2 क्लॉज 68. पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 71. क्या बोला? पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. तो जो प्राइवेट नहीं वो अपने आप क्या हो जाएगा? पब्लिक. एंड हैज सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. क्या मतलब इसका? मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है पब्लिक कंपनी के लिए? 0. ठीक है. क्या रीजन है? टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस as well as to promote entrepreneurship. Is it clear? Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company. For the purpose of this act, if such subsidiary continues to be a private in its article. क्या मतलब है इसका? तो इसका इंटरप्रिटेशन ना मोर स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा होल्डिंग सब्सिडरी जब पढ़ाऊंगा तब. लिखो रेफर इन होल्डिंग सब्सिडरी डेफिनेशन. ठीक है. फिर कुछ एडिशनल बातें पब्लिक कंपनी के रिलेशन में. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे पब्लिक कंपनी में? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 7 है ना. मैक्सिमम इनफाइनाइट. ठीक है. नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय वे ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, है ना, बाय वे ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज. अगर कोई एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है. देन द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी शैल एंड विद द वर्ड लिमिटेड. फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी इज 3, मैक्सिमम 15. However, it can be increased beyond 15 by way of passing a special resolution. लिख लीजिए ऐसा. लिख लो ये सारी चीजें फटाफट से.
तो अपन को ये सारी चीजें क्लियर है, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। अच्छा एक चीज और लिख लो, एक जब लाइन सारी चीजें लिख ली तो एक लाइन और लिख लो, लिखो पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी, ऐसे ही लिखना पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी। पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी पब्लिक माना जाएगा, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, इवन दो इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा इवन दो इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक का सब्सिडरी है तो है तो प्राइवेट, लेकिन क्या मानेंगे उसको, पब्लिक। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में। इज इट क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ओपीसी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62। ठीक है, याद करने की कोशिश करिए जहां तक याद हो। इज इट क्लियर? तो ओपीसी, ओपीसी के बारे में क्या क्या जानते हैं अपन? ओपीसी के बारे में क्या क्या जानते हैं? इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन ओपीसी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। नहीं समझ में आया? जब तक कुछ और ना बोला जाए, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले सभी प्रोविजंस ओपीसी के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ओपीसी प्राइवेट कंपनी का एक प्रकार है। इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ private company. Thus, all the provisions applicable on a private company shall also be applicable on OPC unless otherwise stated. For example, प्राइवेट कंपनी में बोला मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 हैं, तो ओबीसी में भी 2 होना चाहिए, क्योंकि बोला हुआ है एक होगा। अगर एक बोला तो एक होगा, अगर एक नहीं बोला तो साइलेंट होता तो 2 होता। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी के लिए 0 है, ओपीसी के लिए कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा वो दिया हुआ नहीं है, तो क्या मान लेंगे? बोला जहां पे कुछ बोला है ना ओपीसी के रिस्पेक्ट में अलग से, वो मानो, और जहां पे लॉ साइलेंट है ना वहां पे प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन ओपीसी। ओके, तो कोई मुझे बताएगा ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी was not there in Companies Act 1956. It was introduced in the Companies Act 2013 for the very first time. ठीक है, और हम लोगों ने भी ये कॉन्सेप्ट खुद से नहीं ऐसा इजाद किया है, डिस्कवर नहीं किया खुद से। वी हैव कॉपीड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो बहुत पहले से, बहुत जमाने से ओपीसी का कॉन्सेप्ट है। ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? और वेरी गुड, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे चिपका देने का, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। हाँ, लेसन नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस है। और बेनिफिट ऑफ कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। In an OPC, even one person can manage the affairs of the entire company। तो देखो, अगर कोई ओपीसी अगर खुलता है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इसके क्या ले लो एडवांटेज, है ना, और कंपनी इसके भी क्या ले लो एडवांटेज। दोनों के एडवांटेज को लेकर के बनाए क्या? तो मुझे बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या एडवांटेजेस है? हाँ, सिंगल पर्सन, तो डिसीजन मेकिंग में
इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है. वन नीड नॉट टू कंसल्ट टू एनी अदर पर्सन फॉर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन. यस और नो? हाँ, लेस टाइम कंज्यूम होता है. और हाँ, जो भी फायदा, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो सीधे किसको जाएगा? ओनर को, सिंगल ओनर को. और there won't be any conflict of interest, there won't be any ego clashes, है ना? और इन्वेस्टमेंट कम लगेगा. कंपनी बनाने के लिए तो अभी तो पढ़ के आ रहे हो, जीरो इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, रजिस्टर भी कराना पड़ता है. ओके. और तो देखो, ओपीसी के सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. क्या डिसएडवांटेज है? क्या? ओपीसी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी है. सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ना डिसएडवांटेज, उसको हटा दिया. कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है? मोर कंप्लाइंसेस, उसको हटा दिया ओपीसी का कॉन्सेप्ट बनाते समय. सोल राइटरशिप का जो एडवांटेज है वो ले लिया. कंपनीज का जो एडवांटेज है, कंपनीज का एडवांटेज क्या क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन. इज इट क्लियर? ओपीसी में परपेचुअल सक्सेशन होता है क्या? ओपीसी में परपेचुअल सक्सेशन होगा? कैसे होगा? एक ही मेंबर है तो नॉमिनी बिजनेस कंटिन्यू करेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है. तो वेदर एन ओपीसी कैन हैव परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था? समथिंग विच कीप ऑन गोइंग, है ना? कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुटी का मतलब है अनंत काल तक. सक्सेशन का मतलब है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वेदर एन ओपीसी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन. हाउ? यस. तो मेरी बात समझ. मैंने मैंने एक ओपीसी बनाया, सो ऐसा दिमाग लगाओ, है ना? जरूरी नहीं ना कि सारी चीजें टीचर पढ़ा दे. अपन को कॉमन सेंस भी यूज करना रहेगा. मैंने एक ओपीसी बनाया और आज ओपीसी बनाया और 10 दिन के बाद मेरी डेथ हो जाती है, क्या मेरा कंपनी कंटिन्यू रहेगा? नॉमिनी चाहेगा तब ना. देयर इज नो कंपल्शन ऑन द नॉमिनी ना. लेकिन अगर ये कंपनी होता तो, अगर नॉर्मली एक कंपनी होता तो क्या परपेचुअल सक्सेशन होता? होता. मेरी बात समझ में आ रही है? वेदर एन ओपीसी हैव परपेचुअल सक्सेशन. चलो इसको एड्रेस करूंगा. आ जाओगे डेफिनेशन पे. ओपीसी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. ठीक है. और ये जो वन पर्सन है ना, वो होना चाहिए इंडिविजुअल. मालूम है सबको दैट वन पर्सन मस्ट बी एन इंडिविजुअल. लेकिन अगर ये कोई भी दूसरा कंपनी है तो नॉन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. लेकिन ओपीसी है तो ये जो वन पर्सन बोला ना, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई. पढ़े हुए सब? यस और नो? पर्सन में ये सभी आते हैं. यहाँ पे क्या वर्ड बोला? वन पर्सन. तो क्या यहाँ पे पर्सन में ये सब आएंगे? जवाब है नहीं. यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या? ओनली एन इंडिविजुअल. तो ओपीसी में एक मेंबर होगा, वो जो एक मेंबर होगा वो हमेशा कौन होना चाहिए? ही और शी मस्ट बी एन इंडिविजुअल. प्लीज इसको कॉपी करिए, यहाँ पे इसको गोला करिए, पर्सन को लिखिए इंडिविजुअल.
Next, OPC is also a private company, thus all the provisions applicable to a private company shall also apply to OPC. Is it clear? For example, every private company including OPC shall have the minimum paid up capital as may be prescribed. तो OPC के लिए भी minimum paid up capital कितना हो गया बेटा? 0, है ना? However, कुछ ऐसे provisions and rules हैं जो सिर्फ OPC पे applicable होते हैं, ना कि प्राइवेट कंपनी पे. तो सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल होने वाले सभी प्रोविजंस ओपीसी पे एप्लीकेबल होंगे जब तक कुछ और ना कहा जाए. इज इट क्लियर? To conclude, except for specific provisions applicable to OPC, all the provisions of the Act and rules as are applicable to a private company will equally apply to the OPC. Is it clear? अच्छा, फिर कुछ और चीजें थी. OPC कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है? Only an individual who is a citizen of India, whether or not resident of India. ये सब कुछ मालूम है? Yes or no? लिखिए. Only an individual who is a citizen of India, only an individual who is a citizen of India, whether or not resident of India, whether or not resident of India can incorporate an OPC. Can incorporate an OPC. ठीक है. अब इसके नीचे एक नोट लगाना. इसके नीचे एक नोट लगाना. फॉर दिस पर्पस a person shall be considered as resident of India if he or she had a stay in India, for a period of 120 days or more, in the preceding 120 days or more in the preceding financial year, ठीक है. चीजें आपने पहले भी की. या सुनो, उसके बाद और क्या मालूम है ओपीसी के बारे में? A person cannot incorporate more than one OPC at any given point of time. ये मालूम है? मैं जितने चाहूँ उतने प्राइवेट कंपनीज बना सकता हूँ, मैं जितने चाहे उतने पब्लिक कंपनीज बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह के भी 2 ओपीसी नहीं बना सकता. अगर मैं एक ओपीसी में मेंबर हूँ तो दूसरे ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता. पढ़ा ये सब? लिख लीजिए फटाफट से. An individual cannot incorporate or cannot be a member. An individual cannot be a member of more than one OPC
an individual cannot be a member of more than one OPC at any given point of time. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। every OPC every OPC shall appoint shall appoint an individual an individual who is a citizen of India, who is a citizen of India and resident of India, who is a resident of India as the nominee as a nominee with the prior consent with the prior consent of such person with the prior consent of such person who is to be appointed as the with the prior consent of such person who is to be appointed as the nominee for the OPC। ठीक है, तो जैसे मेंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था ना कि कोई भी पर्सन क्या नहीं हो सकता, दो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, आया ना, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली a person cannot be a nominee in two companies at any given point of time। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? लिखो, a person cannot act as a nominee, a person cannot act as a nominee for two companies a person cannot act as a nominee for two companies at any given point of time। ठीक है, तो सर यहाँ पे ना ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये एक पर्सन एक ओपीसी का तो मेंबर बन जाए एंड फर्स्ट ओपीसी का क्या बन जाए, मेंबर, है ना, एंड सेकंड ओपीसी का ये बन जाए क्या, नॉमिनी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आपको बोला कि भाई एक कंपनी से ज्यादा में मेंबर नहीं हो सकते, एक कंपनी से ज्यादा में नॉमिनी नहीं हो सकते, पर ऐसा तो है कि पहली कंपनी का क्या बन जाए अपन, मेंबर, एंड सेकंड कंपनी का नॉमिनी। लिख लीजिए, फर्स्ट कंपनी का मेंबर एंड सेकंड कंपनी का नॉमिनी। ठीक है, लिखिए, नॉमिनी of OPC
shall either take over the business of OPC or liquidate the business of OPC or liquidate the business of OPC. Shall either take over the business of OPC or liquidate. दोनों ऑप्शन है. In case of death, कॉमा ल्यूनेसी का मतलब क्या होता है? पागलपन. जो एक्चुअल मेंबर है या तो उसका डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में नॉमिनी के पास दो ऑप्शन है. नॉमिनी किसकी जगह ले ले? मेंबर की जगह ले ले और बिजनेस कंटिन्यू करे. पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि नॉमिनी क्या करे? बिजनेस को लिक्विडेट कर दे, एसेट्स को बेचे, एसेट्स को बेच करके जो भी पैसा है उस पैसे से वो ओपीसी के सभी डेब्ट्स को पे ऑफ कर दे एंड कंपनी बंद कर दे. इज इट क्लियर? तो क्या लिखा अभी तक तुमने? कुछ लिखा था अभी? क्या लिखा था? हाँ, केस ऑफ डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर नॉमिनी शेल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द मेंबर. अच्छा, अगर नॉमिनी ने डिसाइड किया कि कंटिन्यू करेगा बिजनेस, तो नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर. और जब नॉमिनी मेंबर बन गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो क्या लिखा? स्टेप इनटू द शूज ऑफ मेंबर एंड may decide to continue with the business of OPC. May decide to continue with the business of OPC. Continue with the business of OPC. In such cases, a new appointed. In such cases, a new nominee shall be appointed. In such cases, a new nominee shall be appointed. लिखा? दूसरा लिखिए इसके आगे. नॉमिनी में also decide to liquidate the business of OPC. Nominee may also decide to liquidate the business of OPC. And thus can make an exit from the company. And thus can make an exit from the company. अब एग्जिट पड़ जाता है, अगर एग्जिट मार लेगा तो क्या हो जाएगा? ओपीसी बंद हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे. अब एक लाइन लिखवाता हूं. Since OPC is one of a kind of private company. Since OPC is one of a kind of private company. Since OPC is one of a kind of private company, thus it will have perpetual succession. ठीक है सर? क्लियर? नेक्स्ट लिखिए. An OPC
can at any point of time an OPC can at any point of time be converted into be converted into either a private company at any point of time be converted in either into a private company either into a private company or a public company और अ पब्लिक कंपनी एक ओपीसी कभी भी कन्वर्ट करा सकती है को कन्वर्ट हो सकता है किसमें प्राइवेट में या पब्लिक में हाउएवर हाउएवर it shall never be converted it shall never be converted into नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सेक्शन 8 कंपनी इसका मतलब समझ रहे हो कि ओपीसी का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा प्रॉफिट मेकिंग क्लियर है लिखिए क्लियर आगे लिखिए एन ओपीसी कैन नॉट carry out non-banking an OPC cannot carry out non-banking financial activities an OPC cannot carry out non-banking financial activities including investment in securities of any body corporate मतलब देखो एनबीएफसी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकता एंड सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकता कौन एक ओपीसी इज इट क्लियर सबको एक और लाइन लिख लो एक्स्ट्रा एन ओपीसी is not required to hold annual general meeting ठीक है सेक्शन 8 में बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनका मेन पर्पस क्या हो सकता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कंपनी whose main objective can be promotion of art science culture religion social welfare sports or any other similar objectives तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ओपीसी अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग इज इट क्लियर इट कैन नेवर बी टू डू सोशल वेलफेयर वर्क इट कैन नेवर बी टू डू दी सोशल वेलफेयर वर्क आई होप ये सबको क्लियर है ठीक है सर अब एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जो नहीं आया किसी के सर ओपीसी ने एक बंदे को ना नॉमिनी अपॉइंट किया वो बंदा ना अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता है क्या वो ऐसा कर सकता है तो लिख लोगे द नॉमिनी ऑफ ओपीसी the nominee of OPC can withdraw nominee of OPC can withdraw his or her consent to act as a nominee by giving a
notice by giving a notice to the member. ठीक है, by giving a notice to the member of OPC. Is it clear? Next लिखेंगे, in such circumstances अब जिसको तुमने नॉमिनी अपॉइंट किया था उसने क्या किया, अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तो उसने अब अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, इट मींस कंपनी डोंट हैव एनी नॉमिनी। तो जब भी कोई नॉमिनी, एग्जिस्टिंग नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करेगा तो मेंबर को नया नॉमिनी अपॉइंट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, तो क्या लिखा, इन सच केसेस a new nominee is to be appointed by the member. In such cases a new nominee is to be appointed by the member within a period of 15 days. ठीक है, लिखा सर? अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट लिख लो, पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल, पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी, पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? तुम सबने सभी चीजें पहले पढ़ा है फाउंडेशंस में, कौन कौन एलिजिबल नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी? लिखो, माइनर, माइनर। अच्छा, एक फॉरेन सिटीजन अपॉइंट हो सकता है क्या नॉमिनी? नहीं, सर ने ऊपर लिखवाया था, ओनली अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिख लीजिए फटाफट से, माइनर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, फॉरेन सिटीजन हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द नॉमिनी। और एक और लाइन लिख लेना, पर्सन हु इज इनकैपेसिटेड या हु डू नॉट हैव वैलिड कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है, कोई भी पर्सन है ऐसा जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, उन सबको नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो ये था ओपीसी से रिलेटेड प्रोविजंस। क्लियर है सबको? तो इस सेशन के अंदर अपन ने एनालिसिस किया प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एज वेल एज वन पर्सन कंपनी। इज इट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इन केस इफ देयर इज एनी डाउट। नहीं है? चलिए, तो ये क्लास आपका यहीं तक। थैंक यू सो मच।